तो आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बजट चैप्टर के डेफिसिट्स, तीन डेफिसिट आज हम पढ़ने वाले हैं। एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। आज सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले रेवेन्यू आइटम्स की होंगी इसके अंदर। सेकेंडली डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब क्या कि एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन इनकम्स। इनकम्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिसीट्स। यानी हमने खर्चे ज्यादा करे हैं जबकि पैसा आया कितना है, कम आया है। तो ये क्या लेके जाएगा, ये क्या जनरेट कर देगा, ये जनरेट करेगा एक डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट का एक सिंपल सा मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसीट्स। यानी हमारे जो रोजमर्रा की खर्चे हैं वो ज्यादा हैं और रोजमर्रा की जो कमाई है वो कम है। और मान लीजिए 4000 करोड़ है और ये 2000 करोड़ है, तो बेसिकली हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, 2000 करोड़ रुपए। तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। यानी सरकार ने इस साल जो बजट बनाया उस बजट के अंदर खर्चे करे हैं ज्यादा और इनकम्स करी हैं कम। इस चीज को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है बात? तो ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अब क्या इस रेवेन्यू डेफिसिट की कुछ इंप्लीकेशंस है? जी हाँ, कुछ इंप्लीकेशन है बेटा। वैसे तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, ठीक है। बाकी इंप्लीकेशंस भी 1 मार्कर्स में पूछी जा सकती है, 3 मार्कर में पूछी जा सकती है। तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? देखो भाई, सबसे पहली बात ये इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को दिखाता है कि गवर्नमेंट इनेबल है अपने रोजमर्रा के खर्चों को रोजमर्रा की इनकम से पूरा करने में। यानी सरकार कमाती कम है, खर्चे ज्यादा करती है। अब सरकार अगर कमाती कम है, खर्चे ज्यादा करती है, मान लो तुम हो, तुम्हारे घर में अगर तुम लोग खर्चे ज्यादा करते हो, किसी महीने में मान लो कमाया तुम्हारे पापा ने 50,000, तुमने 70,000 खर्च कर दिए, तो 20,000 रुपए कहां से लाओगे बेटा? वो 20,000 रुपए आपको डिस सेविंग्स करनी पड़ेगी। यानी आप क्या करोगे, पिछले महीने का पैसा ले लोगे। अब यहाँ तो अगला पिछला महीना कुछ होता नहीं, हो सकता है सरकार जो है पुराने रिसोर्सेज को यूज कर ले अपने जो भी हैं, या फिर वो दूसरे सेक्टर जो है जैसे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी इसमें ले सकती है। क्लियर है बात? इसमें प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी ले सकती है और अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकती है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही तो है जो एक्स्ट्रा कर रखा है, तो ये प्राइवेट सेक्टर से लोन लेके ये सब अपने पूरे कर सकती है। या फिर और क्या कर सकती है, ये कहीं और से बोरो कर सकती है, आरबीआई वगैरह से बोरो कर सकती है, वो भी कैपिटल रिसीट होता है। या फिर अपने एसेट्स को बेच सकती है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोग सुन रहे होंगे कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी हमारे बैंक्स हैं या उनको नेशनलाइज करने की सोच रही है, जो भी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को बेचने की, सॉरी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचने की सोच रही है, ठीक है जी। तो बेचेगी तो क्या करेगी, कुछ पैसे आएंगे, वो भी आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसीट। और उससे भी किसको फाइनेंस करेंगे, अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को। इसके बाद जब आप कंजप्शन एंड कैपिटल रिसीट्स करते हो, ठीक है, आप अपना अंधाधुंध खर्चा करते जाते हो बेटा। ये अंधाधुंध खर्चा आप कर रहे हो तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। बेसिकली भाई पैसा खर्च तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ही हुआ है, लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। पैसा बढ़ता जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे चीजों की। यानी आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपका राइज होता जाएगा। एग्रीगेट डिमांड जब भी राइज होता है, सप्लाई तो उतनी की उतनी है, डिमांड राइज हो गया तो बेटा इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन। क्योंकि प्राइस राइज होने लगता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्राइस राइज होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। क्लियर है बात? अब आपने क्या करा, एक डेट ट्रैप नाम की चीज भी है। आपने क्या करा, आपने लोन ले लिया, मान लो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया, बोरोइंग करी, ठीक है जी। आपने लोन लेके पैसा लगा दिया,
दोस्तों जब लोन लेके आपने पैसा लगाया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आप बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी अगले साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम नहीं होने वाला, और बढ़ जाएगा। अब इसको कहां से पे आउट करोगे, रिसीट्स तो ये था नहीं जादू हो जाएगा एक साल में फिर बढ़ जाएगी रिसीट्स, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर भी साथ साथ बढ़ेगा। तो फिर कभी भी क्या हम इस पोजीशन को क्लियर कर पाएंगे, क्या हम डेफिसिट को कभी क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सरकारों को और लोन लेने पड़ते हैं, फिर लोन पे लोन, जैसे एक गरीब आदमी को लोन पे लोन लेना पड़ता है इंटरेस्ट चुकाने के लिए, वही काम इनको करने पड़ते हैं, और वो बन जाता है हमारा क्या, डेट ट्रैप। क्या बन जाता है, डेट ट्रैप। अब ये एक वार्निंग सिग्नल भी देता है सरकार को। सरकार को कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाओगे। सरकार को कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाओगे, इकोनॉमी को बड़ी हानि होगी। तो आप दो कार्य कर सकते हो, आइदर इंक्रीज योर रिसीट्स, ये इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं, आइदर तो आप अपने रिसीट्स को इंक्रीज कर लो या फिर एक्सपेंडिचर को कर्टेल यानी कम कर दो, या तो एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर लो या फिर रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज कर लो। तो फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अगर बोले रेवेन्यू डेफिसिट निकालो तो क्या करना है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स ये दोनों दे रखे होंगे, माइनस करो आंसर आ जाएगा, इजी है। और ये इसकी इम्प्लीकेशन थी, और इसका मेजर्स क्या होंगे, एक्सपेंडिचर कम कर दो या इनकम बढ़ा दो, सही सीधी सी बात है, एकदम समझ में आया बेटा ये। अब हम करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के अंदर बात को समझेंगे क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट होता है आपका इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। एक्सेप्ट बोरोइंग, क्लियर है बात। तो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। मैंने आपको बताया था दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है आपका, इसको और अब मैं खोल के लिख रहा हूं, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा कौन सा होता है बेटा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो बेटे, रिसीट्स भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स और एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट्स। पर कैपिटल रिसीट्स में दो प्रकार की रिसीट्स होती हैं, एक होती है बोरोइंग से रिसीट्स होना कि हमने लोगों से उधार लिए, और एक होता है बेटा नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। डेट मतलब बोरोइंग, यानी जो बोरोइंग नहीं क्रिएट करती, जैसे कि एसेट्स को बेचना, आपने कोई लोन दे रखे हैं उनको वापसी ले लेना। तो इसके अंदर से जो बोरोइंग है, इस बोरोइंग को आप क्या कर देते हो, एक्सक्लूड। इस बोरोइंग को क्या कर देते हो, एक्सक्लूड। ठीक है, तो अगर मैं छोटी सी बात कहूं तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जो हमें दिखाता है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली दिखाता है हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को। अरे सर ये कैसे कह सकते हो, एक चीज समझ लो, कभी भी क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर फिस्कल डेफिसिट पूछा और बोरोइंग्स दे रखी हैं तो बेटा आंसर वही होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, देखो बेटा इसका ना एक मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखो बेटे,
मैंने कहा हमारे देश में हमने एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में किया 1000 करोड़ का, 500 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया, ठीक है। मैंने साल में कमाया था 450 करोड़। अब एक बात बताओ, 1500 करोड़ खर्च कर दिया, कमाया इस साल कितना है? सिर्फ 450 करोड़। तो बेसिकली 1050 करोड़ रुपए बच रहा। तो बोरो किया। अब एक बात बताओ, 1050 करोड़ क्या, कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं? आइदर बोरो करके और आइदर नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। मैंने कहा बोरो नहीं कर रहे, हमारा खुद का एसेट्स पड़ा हुआ 1050 करोड़ चुकाने हैं ना, हमारे खुद के एसेट पड़ा हुए हैं 700 करोड़ रुपए के, जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स हैं। भाई इससे कोई डेट तो नहीं क्रिएट होगा। मैंने मान लो 300 करोड़ किसी को दे रखे हैं उधार, वापसी ले लूंगा। 400 करोड़ रुपए के मेरे एसेट्स पड़े हुए हैं, उनको भी मैं वापसी ले लूंगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 450 करोड़ रुपए मैंने कमाए थे, 700 करोड़ रुपए के मेरे एसेट्स मैंने बेच दिए। तो वो मेरे कौन से एसेट्स हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स हैं। वो मेरी कौन सी कैपिटल रिसीट्स है? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। उससे मेरा डेट तो नहीं क्रिएट हुआ, मेरा ही पैसा था। ये सब कुछ करने के बावजूद मेरा कुछ डेफिसिट बच रहा है, 1150 काट दिए, 350 करोड़ रुपए बच रहे हैं माइनस। और ये मेरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। 350 करोड़ रुपए अभी भी एक्सपेंडिचर बच रहा है मेरा, मेरे को इसको पूरा करना है। ये मेरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। अब बताओ इसको कैसे पूरा करूंगा? बोरो करके। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सारे एसेट्स अपने वाले तो बेच ही दिए मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? बोरोइंग्स। आपकी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट क्या है? क्लियर है बात? समझ में आया बेटे? तो यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसके अंदर कैपिटल रिसीट्स ना लिख के ना, खाली आप क्या लिखोगे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि इसमें बोरोइंग्स तो आती ही नहीं। क्लियर है बात? अब देखो बेटे, इसके अंदर ना कई बारी जो होता है, हमारे को ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट नहीं दे रखा होता। मैंने इसको लिखा इसलिए ये ऐसे है। मुझे बताओ ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है? फिस्कल डेफिसिट है बेटे। और बेसिकली माइनस बाहर है और ये ब्रैकेट्स हैं, तो ये आइटम वैसे माइनस की ही आइटम है, क्योंकि माइनस ही होती है। ये भी हमने नीचे अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखो माइनस ही किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात समझ लो, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट अभी पढ़ा आपने, क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे न्यूमेरिकल कैसे मर्जी घुमा फिरा के आ जाए, आपने इजीली कर लेना। देखो ये रेवेन्यू डेफिसिट दिखाई दे रहा है, तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है फिस्कल डेफिसिट निकालने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस में रेवेन्यू डेफिसिट और माइनस में नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स, और इससे आपका क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। अगर ये भी दे रखा है तो क्लियर है बात? तो कैसे मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और बात समझे, यहाँ पे हमने एक बात तो साफ सुथरी समझ ली कि अगर फिस्कल डेफिसिट है तो इसका मतलब क्या है? बोरोइंग्स। इसका मतलब क्या है? बोरोइंग्स। यानी क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर बोरोइंग्स दे रखा है तो आपको फिस्कल डेफिसिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर है। समझ के? 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा लिखा होगा और आप सोचोगे अरे यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, 1 मार्कर में देखिए, अरे नहीं, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो इसके आपके जो बैक मतलब इम्प्लीकेशन है वो क्या है? देखो सबसे पहले तो इसका इम्प्लीकेशन जो है वो है डेट ट्रैप। कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाएगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने, पिछले पॉइंट पे मैंने समझाया था रेवेन्यू डेफिसिट में भी, कि अगर आप बोरोइंग कर रहे हो तो देखो ये कोई छोटी मोटी बोरोइंग तो है नहीं, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी अगले साल देना होगा और वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हर साल रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाएगा और आपको जो है वो पैसा चुकाने के लिए और लोन लेते रहना पड़ेगा। हर साल आप लोन लोगे, उस पर इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर बढ़ जाएगा और आपको लोन लेते रहना होगा।
और फाइनली आप एक दिन एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, डेट ट्रैप। इसके बाद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, क्या फिजिकल डेफिसिट से इन्फ्लेशन होता है? तो मैंने कहा हाँ होता है। देखो ये जो बोरोइंग है ना, ये कौन करवाएगा? आरबीआई करवाएगा। आरबीआई के पास ना दो ऑप्शन है, आरबीआई के पास दो ऑप्शन है कि भाई आरबीआई या तो पब्लिक से लोन लेके आपको दे, सरकार को दे, या आरबीआई करेंसी छाप दे। और करेंसी को, न्यू करेंसी को इशू करने को क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो उससे तो वो नहीं होता, न्यू करेंसी की प्रिंट करने को क्या कहते हैं बेटा? डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। या तो करेंसी को छाप दे, ठीक है जी, ये वाला डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर लोगों से उधार ले। देखो लोगों से उधार लेगा तो कोई मनी सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो रही ना, उतनी ही मनी है। लोगों से अगर ले लेगा तो कोई मनी सप्लाई इंक्रीज होगी क्या? वो नहीं इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगा तो उससे क्या इंक्रीज होगा? मनी सप्लाई। और अभी तो मैंने आपको समझाया था, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस राइज होगा, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक ये आता है, क्या फिजिकल डेफिसिट्स आर नेसेसरी इन्फ्लेशनरी? क्या फिजिकल डेफिसिट नेसेसरली इन्फ्लेशन लेके आता है? ऐसा तो नहीं है, पक्का तो नहीं है कि इन्फ्लेशन लेके आता है। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारी सरकार है उसने पब्लिक से बोरो किया है तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आरबीआई ने न्यू करेंसी को इशू किया है तो जरूर है कि आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा। सो नाउ वी कैन से दैट कि फिजिकल डेफिसिट आर नॉट नेसेसरली इन्फ्लेशनरी। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है फॉरेन डिपेंडेंस। अगर आप बाहर के देशों से लोन लेते हो तो आप उन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन नेशंस पे। क्यों? हर वक्त डेफिसिट में रहता है और अपने आप को इन्हीं लोगों से फाइनेंस करवाता है। अब क्या है, देखो फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है उसके ऊपर एक बर्डन बन गया है। उसको पहले से ही बहुत सारा इंटरेस्ट और बहुत सारा लोन चुकाना है। तो ये उसके ऊपर क्या बन चुका है? बर्डन बन चुका है। क्या बन चुका है बेटे? बर्डन बन चुका है। ठीक है बेटे। तो जो ये बर्डन बन चुका है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? फ्यूचर में आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहले तो आप लोगों का पैसा उतारोगे, तभी तो नए पैसों में इन्वेस्ट करोगे। यही भैया हमारा रेवेन्यू रिसीव ज्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर कम होते। साल के 300-400 करोड़ बच जाते हैं हमें, तो हम नए ब्रिजेस बना देते, नई जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स कर देते ताकि हमारा फायदा हो आगे। तो अब क्या कर पाओगे? अब नहीं कर पाओगे। अब देखो इसके साथ, देखो डेफिसिट होना गलत बात नहीं है, ओके है। देखो एक्चुअली में क्या है, जब तक लोन लोगे नहीं ना तो डेवलप नहीं कर सकते। बैंक में पैसा देने वाला बड़ा आदमी नहीं बनता है, बैंक से पैसा लेने वाला बड़ा आदमी बनता है। ऐसा ही होता है, बैंक में पैसा देने वाला बड़ा आदमी नहीं बनता कभी, बैंक से पैसा लेने वाला बनता है ना भाई। लोन पे पैसा लोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो लोन पे पैसा लेना भी गलत बात नहीं है, बट हद से ज्यादा लोन ले लोगे तो ओवर बर्डन हो जाओगे। कल को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा तो दिक्कत तब आती है। तो इसकी एक सेफ लिमिट भी है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी सेफ लिमिट भी है, वो है 3% ऑफ जीडीपी। आपके जीडीपी का 3% अगर डेफिसिट है तो इट्स ओके। डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत हमको डेफिसिट बनाना भी पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट करना जरूरी है। देखो जब तक फैक्ट्री बनेगी नहीं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं तो जीडीपी बढ़ेगा नहीं। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए पहले फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उसके लिए लोन लेने पड़ेंगे। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसी कंट्री के अंदर अब मान लो अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन थी है बेसिकली, तो अभी अगर हेल्थ केयर सेक्टर्स पे सरकार ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती तो क्या हम आगे डेवलप कर पाते? अभी तो हम जूझ रहे होते बीमारी से, काफी हमारा को इकोनॉमिक लॉस हो जाता। तो अब क्या है, थोड़ा इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न्स भी तो मिल रहे हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, जीडीपी में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ सकता है, वो कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, हर साल आप प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, फिर भी लोन लिया तो वो गलत है। और ये सेफ लिमिट कितनी होती है? 3% ऑफ जीडीपी। क्लियर है बात गाइस? समझ में आ गया बेटे? ये क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद फाइनली कराएंगे प्राइमरी डेफिसिट। आइए दोस्तों अब करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के अंदर क्या है बेटा?
प्राइमरी डेफिसिट के अंदर है हमारा फिजिकल डेफिसिट, ये अभी हमने निकालना सीखा ही है। और फिजिकल डेफिसिट आपका बताता है बोरोइंग्स, और इसमें से ना जितना भी आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना वो माइनस कर दो। देखो अभी क्या हुआ, बीजेपी की सरकार बोली कांग्रेस ने इतना सारा लोन ले रखा है, इतना सारा लोन ले रखा, हम उसी को चुकाने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, हम उसी को चुकाने में लगे हुए हैं, उसी के लिए फिजिकल डेफिसिट है, उसका इंटरेस्ट भी है, उसी को चुका, इतना सारा इंटरेस्ट है, उसको चुकाने में लगे हुए हैं, उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट है। तो एक समझदार आदमी ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई देख सुन, एक बात पता है, जितना फिजिकल डेफिसिट है जो तूने बोरो किया है उसमें से एक काम कर, इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स के इक्वल होता है, पढ़ा है हमने पहले, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे। मान लो तुमने 4000 करोड़ बोरो किया है और 2200 करोड़ रुपए का आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, तो भाई 1800 करोड़ रुपए किस लिए बोरो किया? टू मीट आपके रेगुलर एक्सपेंसेस, जो आप रेगुलर एक्सपेंसेस कर रहे हो। भाई 1800 करोड़ तो तभी आपने बोरो किया है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो क्या है 2200 करोड़। तो ये बताता है बेटे कि ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये बता रहा है कि सरकार ने बोरो जो किया है अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है कि सरकार ने बोरो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नहीं किया, और भी अगर किसी चीज के लिए किया है तो वो रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए किया है। क्लियर है बात? 100%। अब अगर हमारा जीरो प्राइमरी डेफिसिट आए या लो प्राइमरी डेफिसिट आए तो ये बड़ी ना दिक्कत की बात है। देखो भाई, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर भी एक बार को ठीक है कि आप नहीं भी डेवलपमेंट कर रहे हो, कांग्रेस सरकार ने मान लो डेवलपमेंट नहीं करी, आप करना चाह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, ठीक है जी। तो अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट है, यानी ये हमारी कंट्री के लिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, मेरा किसी सरकार से कोई मत नहीं है, तो कोई भी सरकार हो, तो कोई भी सरकार हो, उसका लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट अगर है तो ये हमारी पूरी कंट्री के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि आप एंटायरली जितनी भी बोरोइंग कर रहे हो वो कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो। रेगुलर एक्सपेंसेस में अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है ना, कम से कम जीडीपी तो बढ़ेगी फ्यूचर में। बट अगर आप एंटायरली आप बोरो कर रहे हो टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि देखो जितना बोरो किया सारा इंटरेस्ट दे दिया तभी तो जीरो आएगा आंसर, जितना बोरो किया सारा इंटरेस्ट दे दिया तभी तो जीरो आएगा आंसर, जितना बोरो किया सारा इंटरेस्ट दे दिया तभी तो जीरो आएगा आंसर। और जीरो का मतलब क्या है? नहीं, आप बोरो किसके लिए कर रहे हो? इंटरेस्ट देने के लिए। अब आप एंटायरली बोरो कर रहे हो सिर्फ पुरानी ऑब्लिगेशंस को पे आउट करने के लिए, तो डेवलपमेंट कब करोगे? तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, और सरकार को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इस लोन को पे आउट कर देना चाहिए। जल्द से जल्द सरकार को अपने लोन्स की जो बर्डन है उसको कम करना चाहिए, ताकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और देश जो है प्रगति की तरफ बढ़े, डेवलपमेंट करे। क्लियर है बात गाइस? तो हमने तीन ये हमने पढ़े हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, वो तो हटा दिया था, चलो कोई नहीं। तो एक हमारा फिजिकल डेफिसिट हमने पढ़ा, एक हमने प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा और एक रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ा था। अब इसके ऊपर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। बस एक बात जो सबसे ज्यादा याद रखनी है कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? बोरोइंग्स। तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, कभी भी याद है तो। ठीक है बेटे, क्लियर है?